अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। भारत बहुत तेजी से वन पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। ये ख्याल कि भारत एक जमहूरियत है, ये सिर्फ धोखा और झूठ है। दुनिया तो पिछले कई सालों से इन खदशात का इजहार कर रही है, मगर अब भारत के अंदर से भी तेजी से ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं। जहां इलेक्शन से ठीक एक माह पहले ऑपोजिशन पार्टीज और बिलखसूस कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मोदी हुकूमत के निशाने पर आ गई है। भारत में इस वक्त सियासी इंजीनियरिंग जोरों पर है। ऑपोजिशन रहनुमाओं और वर्कर्स को जेलों में डाला जा रहा है। मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के मुतादिद अकाउंट्स को फ्रीज कर दिया गया है। करप्शन के इल्जामात में सीबीआई के नोटिस भेजकर रहनुमाओं के सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। जो रहनुमा बीजेपी में शामिल हो जाता है उसे क्लीन चिट मिल जाती है, जो शामिल नहीं होता वो गिरफ्तार हो जाता है। और इस सब में भारतीय रियासत दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की शराब पॉलिसी केस में गिरफ्तारी ने भारतीय दारुल हुकूमत में हंगामा बर्पा कर दिया है। वही अरविंद केजरीवाल जिनका भारतीय सियासत में अरूज एक बेमिसाल कहानी है, वही केजरीवाल जिन्हें सेहत और तालीम के शोबों में इंतजामी इक़दामात की वजह से जाना जाता है और बिल्कुल एक आम आदमी की तरह रहन सहन बोलचाल की वजह से आम आदमी का असल लीडर करार दिया जाता है। और अब इसी अवामी लीडर के खिलाफ इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले सियासी इंतकामी कार्रवाई ने इलेक्शन की साख और भारतीय जमहूरियत के मुस्तकबिल पर संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और बैनुल अक़वामी मीडिया की जानिब से इस गिरफ्तारी को मोदी हुकूमत का वन पार्टी सिस्टम की जानिब एक और कदम के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान कांग्रेस की गिरती मकबूलियत की वजह से दिल्ली और पंजाब समेत पूरे शुमाली भारत में बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत के आगे अगर कोई आखिरी दीवार, कोई आखिरी रुकावट है तो वो अरविंद केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी है। मगर अब ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी ने भारत को वन पार्टी स्टेट बनाने के लिए इस आखिरी रुकावट को भी रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया है, जिसके लिए वो सीबीआई और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत दीगर हुकूमती इदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अहम बात यह कि दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल को शराब के फरोग से मुतालिक नई एक्साइज पॉलिसी के केस में गिरफ्तार किया गया है और उन्हें इस इदारे ने गिरफ्तार किया है जो बराह रास्त मोदी हुकूमत के मातहत है। उन पर इल्जाम है कि 2022 में केजरीवाल की हुकूमत ने पॉलिसी तब्दील करते हुए शराब के फरोग पर हुकूमत का कंट्रोल खत्म करके उसे मुकम्मल तौर पे निजी कंपनियों के हाथों में दे दिया है, जिसका मकसद निजी कंपनियों को नाजायज फायदा पहुंचाना था और उसके बदले आम आदमी पार्टी के रहनुमाओं ने किकबैक्स हासिल किए। मगर आम आदमी पार्टी इन इल्जामात को मुस्तरद कर रही है। अहम बात यह है कि इससे पहले ही इसी केस में दिल्ली के साबिक वजीर सेहत, साबिक नायब वजीर आला और राज्यसभा के एक रुकन को भी गिरफ्तार किया गया था, जबकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अरविंद केजरीवाल को इस केस की तफ्तीश के लिए 9 बार समन किया, उनको बुलाया लेकिन वो नहीं गए तो उनके घर पे छापा मार के फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अरविंद केजरीवाल और पार्टी के दीगर सीनियर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के बाद अब भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली का इंतजाम एक कैदी के हाथों में है और अरविंद केजरीवाल ने जेल के अंदर से ही हुकूमत चलाने का फैसला किया है, जबकि उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील वापस लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अहम बात यह कि गिरफ्तारी एक ऐसे मौके पर हुई है जब आम आदमी पार्टी अगले माह आम इंतखाबात के लिए दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और गुजरात में अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज करने वाली थी और अगर इन रियासतों में बीजेपी को कोई टफ टाइम दे सकता था तो वो आम आदमी पार्टी है। इस गिरफ्तारी पर आम आदमी पार्टी के रहनुमा ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को बीजेपी का हथियार करार देते हुए कहा है कि 2 साल से जारी तहकीकात में ये इदारा एक भी इल्जाम साबित नहीं कर पाया है, क्योंकि इस इदारे को सियासतदानों की वफादारियां तब्दील करने के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है। आज तक 2 साल की इन्वेस्टिगेशन में ना ईडी को ना सीबीआई को सैकड़ों अफसर लगाने के बाद, हजारों रेड करने के बाद 1 रुपया भी आम आदमी पार्टी के किसी नेता से, किसी मंत्री से अभी तक नहीं मिला। जिन जिन पार्टियों के नेताओं ने भ्रष्टाचार किया है, जैसे ही उन पर ईडी की रेड होती है, जैसे ही उन पर ईडी का केस होता है, जैसे ही उनको ईडी का समन आता है, वो अगले दिन भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहन लेते हैं और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं। फिर ईडी जाके कोर्ट में हाथ जोड़ के कहती है जी हम केस बंद कर रहे हैं, हमारे कागज खो गए, हमारी फाइलें खो गई, हमारे पास कोई सबूत नहीं है। आम आदमी पार्टी भारतीय तहकीकाती और हसास इदारों पर सियासी वफादारियां बदलवाने और बीजेपी के विंग के तौर पर काम करने के इल्जाम लगा रही है, जबकि इस इल्जाम पर निगाह डालें तो दिलचस्प हकायक सामने आते हैं, क्योंकि पिछले कुछ अरसे में ऑपोजिशन जमातों के मुतअद्दिद रहनुमाओं को करप्शन के इल्जाम पर जेल भेजा गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है। रवा माह जनवरी में भारतीय रियासत झारखंड के वजीर आला को करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। रियासत छत्तीसगढ़ के वजीर आला और इनके साथियों को गैर कानूनी कोल माइनिंग डील समेत दीगर करप्शन के इल्जाम पर गिरफ्तार किया गया, जबकि फरवरी में सीबीआई ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ समझे जाने वाले साबिक ब्यूरोक्रेट हर्ष मंदिर को भी गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह इलेक्शन से सिर्फ एक माह पहले मुल्क की दूसरी बड़ी जमात कांग्रेस के 11 में से 8 अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया है, जिसने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम को बड़ा धचका पहुंचाया है।
ये वो सूरत हाल है जिसका भारत को आज सामना है। मगर इस पूरी सूरत हाल में अहम सवाल ये कि एक ऐसे वक्त में जब बीजेपी अपने उरूज पर है, मरकजी हुकूमत समेत 31 में से 19 रियासतों में बीजेपी की हुक्मरानी है, नरेंद्र मोदी की मकबूलियत इस वक्त 78% है, यानी वो किसी एक मुल्क में दुनिया के सबसे मकबूल सियासी रहनुमा है और अगले माह होने वाले इंतखाबात में भी दोबारा बीजेपी की हुकूमत बनती नजर आ रही है। तो इस सूरत हाल में आम आदमी पार्टी के सरबराह को गिरफ्तार करने की जरूरत क्यों थी, जिनकी सिर्फ पंजाब और दिल्ली में हुकूमत है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए पहले तो अरविंद केजरीवाल के बतौर वजीर आला कारकर्दगी और इसके बाद बीजेपी की इंतहा पसंदाना सोच का जायजा लेना जरूरी है, जो भारत को तेजी से वन पार्टी सिस्टम की तरफ धकेल रही है। अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की सियासत का आगाज एक गैर रिवायती सियासतदान के तौर पे 2011 में उस वक्त शुरू हुआ जब वो समाजी रहनुमा अन्ना हजारे की लोकपाल बिल तहरीक के कारकुन थे। अन्ना हजारे की ये तहरीक गैर सियासी थी और वो खुद सियासत में आने को भी दुरुस्त नहीं समझते थे, मगर अन्ना हजारे के बरक्स अरविंद केजरीवाल अमली सियासत में दाखिल हुए बगैर करप्शन के खात्मे को नामुमकिन करार देते थे, जिसकी वजह से साबिक ब्यूरोक्रेट और इनकम टैक्स ऑफिसर अरविंद केजरीवाल ने सियासत में कदम रखा और 2012 में आम आदमी पार्टी कायम की, जिसने अपने सियासत के पहले ही साल बड़ों को हैरान कर दिया। पहले इलेक्शन में बड़े बुर्ज उलट दिए। 2013 के रियासती इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने 70 में से 28 नशिस्तें जीती और अरविंद केजरीवाल ने 15 साल से वजीर आला रहने वाली शीला दीक्षित को शिकस्त देकर भारत में 2 जमाती निजाम को पहला धचका दिया। कांग्रेस और बीजेपी की मौजूदगी में तीसरी पार्टी का इस तेजी से सियासत में उभरना हैरानकुन था, जिसकी वजह केजरीवाल की गैर मामूली मार्केटिंग और मीडिया स्ट्रेटेजी थी। अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहले लोगों के जज्बात को समझा, करप्शन और 26/11 के हमलों को लेकर कांग्रेस के खिलाफ बयानियां बनाया और मुल्क में बढ़ती महंगाई को हथियार बनाकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों के खिलाफ आम आदमी पार्टी को मुतबादिल के तौर पे पेश किया। मुखालफिन पर तनकीद और उन्हें मसाइल का जड़ करार देने के साथ साथ अरविंद केजरीवाल ने लोगों को इनकलाब का ख्वाब भी दिखाया। इलेक्शन से पहले लोगों से अहम वादे किए। केजरीवाल ने लोकपाल बिल मंजूर करने का वादा किया, बिजली के बिलों में 50% कमी का वादा किया, हर घर को 700 लीटर मुफ्त पानी और दिल्ली में 700 नए स्कूल बनाने का वादा किया। अवाम से वादों के अलावा अरविंद केजरीवाल ने खुद को अवाम के सामने एक ऐसे मुतबादिल के तौर पे पेश किया जो उन्हीं की तरह कपड़े पहनता था, उन्हीं की तरह रहता था, इंपोर्टेड गाड़ियों के बजाय उन्हीं की तरह छोटी गाड़ियां चलाता था और उन्हीं की जबान समझता और बोलता था। अरविंद केजरीवाल ने अपनी इलेक्शन मुहिम के लिए सनतकारों की तरफ देखने के बजाय बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों और मकामी अफराद से चंदा इकट्ठा किया और यह पैगाम देने की कोशिश की कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह आम आदमी पार्टी अरबपतियों की नहीं बल्कि अवाम की जमात है और वो उन्हीं पे भरोसा करती है। इसके अलावा अपने मुखालफिन के बरक्स अरविंद केजरीवाल IIT के ग्रेजुएट थे और अच्छी शोहरत के एक ब्यूरोक्रेट थे जिन पर कभी कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा था। इस पहलू ने भी अवाम को उनकी तरफ खींचने पर मजबूर किया। इन खसूसियात की वजह से अरविंद केजरीवाल ने अपनी सियासत के पहले इलेक्शन में कामयाबी तो समेट ली, मगर सादा अक्सरियत ना मिलने की वजह से लोकपाल बिल मंजूर करने में नाकाम रहे, जो सरकारी अफसरान की करप्शन के रोकथाम से मुतल्लिक एक अहम बिल था, जिसकी वजह से केजरीवाल ने सिर्फ 49 रोज बाद हुकूमत से इस्तीफा दिया। उनके इस्तीफे को उनकी सियासत का दी एंड करार दिया गया, मगर 49 रोज बाद इस्तीफा केजरीवाल की गलती नहीं बल्कि हिकमत अमली थी। अरविंद केजरीवाल ने समझौते वाली हुकूमत को ठुकराने का ऐसा बयानिया बनाया कि अगले इलेक्शन में अवाम ने उन्हें 2/3 अक्सरियत दे दी और 70 में से वो 67 सीटें जीतने में कामयाब हो गए। अक्सरियत मिलने के बावजूद केजरीवाल मरकज और दिल्ली की रियासती हुकूमत के दरमियान तनाज़े की वजह से लोकपाल बिल मंजूर तो न करवा सके, मगर आम आदमी पार्टी ने सेहत और तालीम से मुतालिक कई वादों पर अमल किया। वादे के मुताबिक 900 में से 783 प्राइमरी सेहत मराकज बनाए और 2015 से 2020 तक मजमूई तौर पर सेहत का बजट 14% से बढ़ाकर 20% तक पहुंचा दिया। इसके अलावा आम आदमी पार्टी ने स्कूल में मजीद 20,000 कमरे बनाए, जिसकी वजह से एक क्लासरूम में बच्चों की शरह 66 बच्चों से कम होकर 45 तलबा पर आ चुकी है। इसके अलावा दिल्ली में 400 यूनिट बिजली इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को 50% सब्सिडी भी मिलती है। दिल्ली की फीकस आमदन पूरे मुल्क की मजमूई शरह से 2.5 गुना ज्यादा और तरक्की की शरह मुल्क की शरह से 1% ज्यादा है, जबकि एक सर्वे के मुताबिक अरविंद केजरीवाल को कारकर्दगी के एतबार से भारत का दूसरा बेहतरीन वजीर आला करार दिया गया है। ये वो कारकर्दगी और मकबूलियत है जिसकी वजह से शुमाली भारत में अरविंद केजरीवाल बीजेपी की राह में बड़ी रुकावट है। अहम बात यह है कि मरकज में बीजेपी पिछले 10 साल से बरसरे इक़्तिदार है, जबकि 31 में से 19 रियासतों में भी बीजेपी की हुकूमत है और अब अगले माह होने वाले आम इंतखाबात में बीजेपी की नज़र पंजाब और दिल्ली के कंट्रोल पर है, जहां आम आदमी पार्टी की हुकूमत है, जिसके लिए उसने CBI और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट समेत दीगर इदारों को मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तशवीश की बात यह है कि इस वक्त भारत का अक्सरियती मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल तौर पर बीजेपी के कंट्रोल में है।
जो मुल्क के अहम इश्यूज की कवरेज के बजाय अक्सर औकात नरेंद्र मोदी की मार्केटिंग का किरदार अदा करता है। इस वक्त पंजाब में किसानों का मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज भारत का सबसे बड़ा इशू है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर इसकी कवरेज ना होने के बराबर है। इसके अलावा लद्दाख में हजारों शहरियों का इस शख्स के क़यादत में एहतजाज कई हफ्तों से जारी है, जिसका किरदार मशहूर बॉलीवुड फिल्म 3 इडियट्स में आमिर खान ने अदा किया था। ये मुजाहिरीन खून जमा देने वाली सर्दी में सरापा एहतजाज है, मगर मेन स्ट्रीम मीडिया की रिपोर्टिंग में ये मसला बिल्कुल ही गायब है। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि भारत के कई बड़े मीडिया इदारे कॉर्पोरेट ग्रुप्स के कंट्रोल में हैं और इनमें से अक्सर कॉर्पोरेट के नरेंद्र मोदी से करीबी ताल्लुकात हैं और यही ताल्लुकात मीडिया को आज़ाद और हकायक पर मबनी रिपोर्टिंग से रोकता है। जबकि कोई भी चैनल जो तनकीद करता है, मोदी हुकूमत पर तनकीद करता है, तो उसका ज़बरदस्ती टेक ओवर कर लिया जाता है, जिसकी एक हालिया मिसाल NDTV चैनल की है। मीडिया के अलावा इस वक्त भारतीय सुप्रीम कोर्ट की साख और जानिबदारी पर भी संजीदा सवालात उठ रहे हैं, जिसकी एक मिसाल आर्टिकल 370 से जुड़ा मामला है, जिसकी हसासियत और अहमियत के बावजूद भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 4 साल तक इस केस की समाअत नहीं की और जब समाअत शुरू हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ समाअतों के बाद ही इसका फैसला मोदी हुकूमत के हक में दे दिया। ये वो मामलात हैं जो बीजेपी के पूरे भारत पर कंट्रोल की ख्वाहिश और हर इदारे पर कंट्रोल की झलक दिखाते हैं, जिसकी वजह से ये कहना गलत नहीं है कि भारत बहुत तेजी से वन पार्टी निज़ाम की तरफ आगे बढ़ रहा है। इस पर हम मजीद बात भी करेंगे। उसके लिए हमें इंडिया से ज्वाइन किया है वहाँ की सीनियर सहाफ़ी मल्होत्रा ने। ज्योति, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो जरा ये बताइएगा कि कल के इस अरेस्ट के बाद इंडिया में ओवरऑल रिएक्शन क्या है और बिलखसूस दिल्ली में क्या रिएक्शन है? देखिए, रिएक्शन तो बहुत ही स्ट्रांग है, क्योंकि जैसे आप जानते हैं या शायद आप जानते होंगे कि भारत के इतिहास में पिछले 75 साल में अरविंद केजरीवाल पहले सिटिंग चीफ मिनिस्टर है जिनकी गिरफ्तारी हुई है। तो कल रात को जब ये बात हुई थी तो फिर बाकी जो चीफ मिनिस्टर हैं, खास करके ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स में, जैसे ममता बनर्जी जो बंगाल की हैं, या फिर पंजाब के तो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं ही, बाकी लोगों ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी के जो बड़े बड़े नेता हैं और बाकियों ने बहुत ही क्रिटिसाइज किया इस बात को, क्योंकि ये साफ अब दिख रहा है कि अगले जो अभी आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला भारत के अंदर, उसमें ये एक कोशिश की जा रही है कि जो ऑपोजिशन पार्टी के लोग हैं उनको जो है क्रिटिसाइज किया जाए या इस तरीके से उनके साथ जो है सलूक किया जाए। ज्योति, ये बताइएगा कि जिस केस में गिरफ्तारी हुई है, क्या वो एक स्ट्रॉन्ग करप्शन का केस है जिसमें 9 मरतबा उनको समन किया गया, वो नहीं पेश हुए इसलिए गिरफ्तार किया, या जो गिरफ्तारी है वो प्योरली पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, पॉलिटिकल वेंडेटा है जो मोदी साहब की हुकूमत दिखा रही है इस वक्त? देखिए, करप्शन केस पर जो एक्यूजेशन जो है करप्शन को लेकर, वो दो साल पहले पुरानी, जो 2 साल पुरानी बात है। और पॉलिटिकल वेंडेटा भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा भी नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अगर वो इस करप्शन में अगर इन्वॉल्व है भी, और हम ये नहीं कह रहे कि वो नहीं है, क्योंकि जो अभी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है या फिर जो इनकम टैक्स वालों ने कहा है कि वो जो इन्वॉल्व है, अब इसकी तहकीकात होगी और बाकी जो है सबूत सामने आएंगे, तो अभी ये नहीं कहा जा सकता कि वो इन्वॉल्व है या नहीं है। लेकिन चुनाव के 2 या 3 हफ्ते पहले इस तरीके से एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को, सिटिंग मुख्यमंत्री को जो है उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना, मुझे लगता है कि ये साफ एक पॉलिटिकल वेंडेटा की बात है, क्योंकि जो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे इस तरीके से, और खासतौर कि आप सिर्फ अपोजिशन पार्टी के लीडर्स को अरेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी जो रूलिंग पार्टी है, ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पर कोई करप्शन का इल्जाम नहीं लगा हुआ या इस तरीके के काम नहीं है उसमें। तो ये जो है साफ बात है, एक कॉमन सेंस की बात है कि जो ऑपोजिशन के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके खिलाफ जो है इस तरीके के इल्जाम लगे हैं। लेकिन ये बताइएगा कि इस इलेक्शन के जो अगले महीने स्टार्ट होने हैं इंडिया में, जो अप्रूवल रेटिंग्स हमने देखी हैं पिछले चंद दिनों पहले जो आई नरेंद्र मोदी की 77-78%, तो क्या नेशनल लेवल पे कोई थ्रेट है आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल? क्योंकि इस वक्त भी 31 में से 19 स्टेट्स पे जो हुकूमत है वो बीजेपी की है, सिर्फ 2 ऐसे स्टेट्स हैं दिल्ली और पंजाब जहाँ पे गवर्नमेंट है आम आदमी पार्टी की। तो क्या इलेक्शन में नेशनल लेवल पे कोई थ्रेट फील कर रही है बीजेपी, जिसकी वजह से ये कार्रवाई हुई है?
ये आपका बहुत ही अच्छा सवाल है और आप ये बिल्कुल जायज है, बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी जो है सिर्फ 2 राज्य में, 2 स्टेट में, दिल्ली में और पंजाब में पावर में है। तो ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई इतना बड़ा जो है उनको एक अपोजिशन के तौर पे चैलेंज कर सके। लेकिन बात यही है कि जो इस इलेक्शन में एक प्रधानमंत्री ने और उनके जो हमारे जो होम मिनिस्टर है अमित शाह, उन्होंने एक आम जो चैलेंज किया है कि इस दफा 370 सीटें या फिर 400 सीटें, 400 पार का एक नारा दिया हुआ है जी। और आपको शायद शहजाद आपको शायद याद नहीं होगा, लेकिन 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हुई थी, जब उनका असैसिनेशन हुआ था, उसके बाद जो चुनाव हुआ था जिसमें राजीव गांधी प्रधानमंत्री बन के आए थे, उस वक्त 400 से ज्यादा सीटें मिली थी कांग्रेस पार्टी को। तो मुझे लगता है और बहुत से लोगों को लगता है कि जो बीजेपी अब है वो उस जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड जो है मतलब लोकसभा के चुनावों में वो उसको पार करना चाह रही है कांग्रेस पार्टी को, कि उस रिकॉर्ड को जो है तोड़ना चाहती है। तो ऐसा भी नहीं है कि आम आदमी पार्टी या फिर वेस्ट बंगाल कांग्रेस है वो भी अपने ही स्टेट में सीमित है। जो 2-4 जो जिले पार्टी भी एक दो स्टेट में ही पावर में है। तो नरेंद्र मोदी को आपने बिल्कुल सही कहा कि कोई अभी आज की तारीख में बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं है। वो ऐसा लगता है कि वो वापस तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आएंगे भारत के अंदर। तो लेकिन इसके बावजूद जो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की ऑपोजिशन के लीडर्स की तो चैलेंज किया जा रहा है और उनकी गिरफ्तारी हो रही है या लोगों को जेल के अंदर बंद किया जा रहा है, वो एक जो एक होता है ना कि आप अपने आप को ऑल इन ऑल समझते हैं कि आपको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। और देखिए खुल के तो कोई तरीके से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो यही लग रहा है कि एक पूरा कंट्रोल जो है चाहती है भारतीय जनता पार्टी जो गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन ज्योति जी ये तो बड़ा क्लियर है ना कि मोदी चाहते हैं कि इंडिया जो है वो वन पार्टी स्टेट की तरफ मूव करे। जो उनके एक्शंस हैं वो तो यही जाहिर करते हैं, चाहे वो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी हो, उनके पार्टी के दूसरे लोगों को अरेस्ट किया गया, फिर कांग्रेस के जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज कर दिया गया। कांग्रेस कह रही है कि हम अपने इलेक्शन कैंपेन नहीं चला पा रहे हैं। इदारों को यूज करना, जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट्स हैं उनको यूज करना, सीबीआई को इस्तेमाल करना, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इस्तेमाल करना, ये तो सब वो इसीलिए कर रहे हैं ना कि इंडिया को वो एक वन पार्टी सिस्टम की तरफ लेके जाना चाहते हैं जहां उनको चैलेंज करने वाला कोई ना हो। नहीं शहजाद, मैं ये नहीं कहूंगी और ये कहना गलत होगा कि इंडिया एक वन पार्टी स्टेट की तरफ जा रहा है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा देश है कि आप वन पार्टी स्टेट जितना भी आप कंट्रोल करना चाहें आप वन पार्टी स्टेट बन ही नहीं सकते। और जी ये भी आपने ये जो बात जो आपने कही थी कांग्रेस पार्टी के अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, बाकी भी उनको काफी धक्का तो लगा है इस बात को लेकर। लेकिन मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी या तो कांग्रेस पार्टी से ये भी कहूंगी कि आपने भी तो बिल्कुल कोई हिम्मत नहीं दिखाई नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को चैलेंज करने में। इतना बड़ा अभी आपने वो भारत जोड़ो यात्रा जो मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र से अभी पिछले 2 महीने से जो है राहुल गांधी अपनी एक यात्रा कर रहे हैं, अपने पैदल चल रहे हैं या अपने, लेकिन उसका बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ा ऑन द ग्राउंड। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा कि राहुल गांधी क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। एक इतना जो लगता है ना नॉन सीरियस टाइप का चैलेंज है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो ये कोई भी लीडर, कोई भी पॉलिटिशियन जरूर कोशिश करेगा कि मैं जीतूं, मेरा पार्टी। ज्योति देखिए रीजनल पार्टीज तो इंडिया में भी बहुत सारी है, बट मेन स्ट्रीम पार्टीज जो है वो तो 3 है ना, बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी। और इनफैक्ट मैं ये देख रहा था पिछले 2 टर्म से इंडिया में कोई लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी नहीं है, क्योंकि कोई ऑपोजिशन में पार्टी 10% सीट्स भी नहीं ले सकी लोकसभा में। सो यू डोंट इवन हैव अ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द पार्लियामेंट, व्हिच शोज कि बहुत ज्यादा स्ट्रांग है बीजेपी वहां पे। लेकिन ये किसकी गलती है? अगर ऑपोजिशन अगर हिम्मत नहीं दिखा पा रही और ऑपोजिशन जो है साथ नहीं आ पा रही, अपने आप को एक कोalition नहीं बना पा रही, तो ये बीजेपी की तो गलती नहीं है ना। देखिए कोई भी पार्टी पावर में रहना चाहती है
तभी वो चुनाव जीतती है, लड़ती है या चुनाव जीतने की कोशिश करती है। और अगर आज की तारीख में कांग्रेस पार्टी जो रीजनल पार्टी नहीं है, आज भी जितनी भी कमजोर है कांग्रेस पार्टी, वो अब भी पूरे देश के अंदर हर कूचे, हर मोहल्ले, हर गांव, हर शहर में इसका प्रेजेंस है। ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस पार्टी बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है, ये बिल्कुल गलत बात होगी। और ये आपको ये समझने की जरूरत है। अगर कांग्रेस पार्टी नहीं चैलेंज कर पा रही बीजेपी को, तो ये कांग्रेस पार्टी की कमजोरी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या बीजेपी की कमजोरी नहीं है। हाँ, लेकिन फिर सवाल ये उठता है ज्योति जी के फिर बीजेपी ये एक्शंस क्यों कर रही है और उनको क्या जरूरत पड़ रही है अरेस्ट करने की, अकाउंट्स फ्रीज करने की। और मैं कुछ आपके सामने जो डेमोक्रेसी है इंडिया में, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, आई थिंक 949 मिलियन वोटर्स होंगे इस दफा इलेक्शन में, उसके हवाले से जो एनालिसिस किया जा रहा है दुनिया भर में, वो क्या है मैं सामने रखता हूँ, उसका जवाब आप दीजिएगा कि आप क्या फील करती हैं इस हवाले से। यूएस बेस्ड नॉन प्रॉफिट फ्रीडम हाउस है जो कहता है कि इंडिया में डेमोक्रेसी जो है अब वो सिर्फ पार्शियल फ्री डेमोक्रेसी रह गई है। स्वीडन बेस्ड वीडेम इंस्टीट्यूट कहता है इंडिया हैज़ बिकम इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। और इसके अलावा इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का जो इंडेक्स है, डेमोक्रेसी इंडेक्स, वो कहता है इंडिया इज नाउ अ फ्लॉड डेमोक्रेसी। तो ये एनालिसिस हो रहा है इंडिया की क्वालिटी ऑफ डेमोक्रेसी पे इस वक्त। देखिए शहजाद, मैं किसी से कहने या ना कहने पे बिल्कुल जो है मतलब खास करके किसी फिरंगी इंस्टीट्यूशन, फ्रीडम हाउस कौन कहते हैं हमको बताने, हमको ये ज्ञान दे रहा है कि इंडिया डेमोक्रेसी है या नहीं है, वो हमको फ्रीडम हाउस की बातें में बिल्कुल कोई, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फ्रीडम हाउस। मैं ये कह रही हूँ कि हम अगर 75 साल से 1947 से 1950 से अगर इंडिया डेमोक्रेसी है, तो हमको इतनी तो समझ आ जानी चाहिए कि इंडिया जो किस तरह की हम डेमोक्रेसी है। तो ये मैं बिल्कुल मंजूर नहीं करूंगी कि हम वन पार्टी रूल की तरफ जा रहे हैं। जी हाँ, ये बात जरूर सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कंट्रोल चाहते हैं, वो अपने पावर को एक्सपैंड करना चाहते हैं, वो अपनी जो है अपनी आइडियोलॉजी को सामने रखते हुए हिंदुस्तान को बदलना चाहते हैं। जैसे नेहरू ने किया था 1950 में भारत को एक लिबरल मिडिल इकोनॉमी जो है इकोनॉमी को की तरफ ले जाने की कोशिश की थी। और आपको याद होगा कि वो जो जमाना था बहुत ही मुश्किल थी, क्योंकि भारत का विभाजन हो चुका था, पार्टीशन, बंटवारा हुआ था। तो आज की तारीख में मैं सिर्फ ये कहूँगी कि जो नरेंद्र मोदी की जो पॉलिटिक्स है, वो प्रो हिंदू या जो पॉलिटिक्स है, वो उसको सामने रखते हुए वो चाहते हैं कि इंडिया भी अपनी उसकी आइडियोलॉजी को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थी इंडियन जर्नलिस्ट ज्योति मल्होत्रा। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है वो तय पा चुका है और जो मेजर टारगेट्स थे पाकिस्तान ने वो अचीव कर लिए हैं। उसमें जो एक अहम टारगेट था वो टैक्स रेवेन्यू का था 9,400 अरब रुपए का। और इस हवाले से कल मेहर बुखारी साहिबा के प्रोग्राम में फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि जो 9,400 अरब रुपए का इस साल का टारगेट है वो तो हम अचीव कर लेंगे, लेकिन साथ में उन्होंने हैरान को नंबर्स ये बताए हैं कि तकरीबन 3,000 अरब की हमारे सिस्टम में टैक्स लीकेजेस होती हैं। और यही बात कल कैबिनेट इजलास के बाद प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने भी की है कि इस वक्त पाकिस्तान अगर 9,000 या 9,500 अरब रुपए टैक्स इकट्ठा कर रहा है तो एक्चुअली ये 13,000 या 14,000 अरब रुपए होना चाहिए था। हमारा जो इस साल का 23-24 का जो आपका तखमीना है रिसीट्स का या महसूलात का, वो 9 ट्रिलियन रुपीस है। मोहतात अंदाज़ा है, एक्चुअल हमारी जो महसूलात होनी चाहिए वो कहीं वो 13-14 ट्रिलियन रुपीस होनी चाहिए। ये 3-4 खरब रुपया जो इट्स गोइंग डाउन द ड्रेन। अब एक तरफ तो ये बात की जा रही है कि पाकिस्तान में जो टैक्स बेस है उसको कैसे बढ़ाया जाए। इस वक्त ये भी ज़ेर गौर है कि जो GST है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर, उसको 18% पर लगाया जाए। और साथ साथ ये बात भी हो रही है कि FBR सिस्टम में जो लीकेजेस हैं जिसका जिक्र कर रहे थे वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़जाना, उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए FBR रिफॉर्म्स की बात हो रही है, जिस पे खुद वज़ीर आज़म साहब ने अपने आप को स्टीयरिंग कमेटी का सरबरा अपॉइंट किया है ताकि वो मॉनिटर कर सके जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है। और इसके अलावा ये भी बात हो रही है कि एक टैक्स नेशनल डेटा वेयरहाउस बनाया जाएगा जिसमें जो टैक्स के नायदीन हैं उनका रिकॉर्ड जो है वो शामिल किया जाएगा। इस पूरे इशू पर बात करेंगे और उसके लिए हमें ज्वाइन किया है टैक्स एक्सपर्ट है अशफाक तोला साहब, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया
अशफाक तोला साहब ज्वाइन करने के लिए। अशफाक साहब, ये कोई नई बात नहीं है, वैसे काफ़ी अरसे से ये कहा जा रहा है कि एफबीआर के जो सिस्टम्स हैं उसमें लीकेजेस बहुत हैं, हमें इन्हीं टैक्सेशन पे ज़्यादा बेहतर कलेक्शन करनी चाहिए थी। अब कहा जा रहा है कि टैक्स रिफॉर्म भी करेंगे, टैक्स पेयर्स का एक डेटाबेस भी बनाएंगे, वो बात भी बहुत पुरानी है। क्या इस मरतबा ऐसा नया होता हुआ देख रहे हैं जिसकी वजह से इन लीकेजेस को पहले मरहले में हम रोक सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहजाद, थैंक यू वेरी मच। शहजाद, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा है कि आपकी जो इस वक्त जो सिस्टम में कैपेसिटी है, जो टैक्स पेइंग कैपेसिटी है, दैट इज इनफैक्ट मैं इनसे एक हाथ आगे बढ़ के जाऊंगा, मैं कहूँगा 15 से 16 ट्रिलियन रुपीस की है। और ये जो लीकेजेस की बात कर रहे हैं, एक तो वो लीकेजेस हैं जो सरेआम हम देखते हैं यहाँ पर, जो टैक्स के अंदर या डिपार्टमेंट के अंदर से जो होती हैं, और जो मेरा ख्याल है ज़बान ज़द-ए-आम है। दूसरी तो मैं आपको एक तैयार रिपोर्ट मेरे पास पड़ी हुई है जो हमने पिछली हुकूमत में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में दी थी, जिसमें 2.5 ट्रिलियन के तो ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं कि जो वाकई टैक्स आप कल कलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें, अगर हम स्टेक होल्डर्स, जो वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी फरमाइशों पे अगर हम अमल ना करें और अगर हम ईमानदारी से डायरेक्ट टैक्स लगा दें तो 2.5 ट्रिलियन के टैक्सेस तो हमने इनको प्रपोज करके दिए थे, जो साल भी नहीं हो सके, केयर टेकर सेटअप ने भी नहीं किया। देखिए, 4 चीज़ें जब हम टैक्स रिफॉर्म्स करते हैं ना, तो उसमें हम देखी जाती है, और आपको पता है मेरा एक वसी तजर्बा है इस मामले में। मैं खुद चेयरमैन रहा हूँ कमीशन का भी, एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहा हूँ, इसी रिफॉर्म्स को देखते हुए। इससे पहले जो कमीशन बना था उसका भी मेंबर था, उससे पहले कमीशन का भी मैं मेंबर रहा हूँ। 4 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है अशद जब हम निकालते हैं। सबसे पहले तो ये होता है ब्रॉडनिंग द टैक्स बेस कैसे होगा, और दूसरा ये सबसे बड़ा हमारा जो आंसर होता है कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ हम कैसे करेंगे। तीसरा ये होता है कि एफबीआर की या जो रेवेन्यू कलेक्टिंग अथॉरिटी होती है उसकी जो पावर्स होते हैं उसको रैशनलाइज कैसे किया जाए। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो ये होता है कि नए रेवेन्यू मेजर्स जो कि डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड हो वो कैसे किए जाए। जो हमारी पिछली रिपोर्ट, जिस इंटरिम रिपोर्ट की मैं बात कर रहा हूँ, मेरा ख्याल है दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान हैज एवर प्रोड्यूस, जिसमें मेरे साथ 100 प्रोफेशनल्स के करीब थे। हमने 21 नए एवेन्यूज आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें रियल एस्टेट पे भी था, एग्रीकल्चर पे भी था, जो कंपनी डॉर्मेंट नहीं देती हैं डिविडेंड उन पे भी था, दुकानदारों पे भी था। और दुकानदार तो एग्री हो गए थे 250 अरब देने के लिए, 250 अरब रुपए। लेकिन अब बताइएगा अशफाक साहब, जो ये कहा जा रहा है कि 35 लाख रिटेलर्स पे टैक्स लगाया जाएगा और वो उनके जो बिजली के बिल हैं उनसे वसूल किया जाएगा। पहले जब भी इकदाम हुए हैं कोई ना कोई प्रेशर आया है रिटेलर्स की तरफ से और फैसलों को बदल दिया गया है। अब आपको लग रहा है कि लग जाएगा टैक्स फाइनली? शहजाद, ये पुरानी चूरन है जो बार बार बिकती नहीं है, और मैं आपको अभी भी हकीकतन बता रहा हूँ, इस सिस्टम पे जाएंगे तो हम अपना टाइम ज़ाया करेंगे। देखिए, जब हमने, मेरे साथ 3 एफबीआर के मौजूद मेंबरान थे, बजट के दौरान हमने, बजट से पहले इन ताजरों से हमने खुद डील किया है, और उन्होंने एग्री किया मुझ पर कि जी अगर आप ये लगाना चाहते हैं कि जी आप हमारे जितनी भी परचेजेज हैं उन पे 1% अगर आप हमें चार्ज कर लें तो वो उस वक्त के हिसाब से 250 अरब रुपए बनता था। और उन्होंने ये भी कहा कि एक थ्रेशोल्ड आप तय कर लें, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, उससे नीचे जितने भी ये ताजिर हैं उनकी जो टैक्स कटे वो फुल एंड फाइनल हो जाएगी, और इससे ऊपर जितना भी कटेगा वो मिनिमम, और वो रिटर्न भी फाइल करें। आप 35 लाख की बात करें, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ 80 लाख आप ला सकते हैं, और ये एग्रीड मैकेनिज्म है। सिंप्लीफाइड रिटर्न था, आज जो मेंबर बैठे उन्होंने ही बनाया था, उन्होंने रिव्यू किया है, और उसी को हमने एग्री कराया था। तो एक चीज जब मौजूद है, मैं समझ नहीं रहा उस पर काम करना जो है वो ज्यादा बेहतर होगा। दोबारा काम करने की क्या जरूरत है आपको? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अशफाक तोला साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद आज अहम फैसला है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, उस पर भी तफसील से बात करेंगे। वेलकम बैक। पिछले 2 हफ्तों के दौरान एक तरफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने साबिक जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए बरतरफी की सिफारिश की है, तो दूसरी तरफ आज सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी के 5.5 साल पुरानी बरतरफी को कलअदम करार दे दिया है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने शौकत अजीज सिद्दीकी की अपीलों पर फैसले में करार दिया कि शौकत अजीज सिद्दीकी को रिटायर्ड जज तस्वुर किया जाए, और जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी बतौर रिटायर्ड जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट तमाम मरात और पेंशन के हकदार होंगे। कई सफात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि अपीलों पर इल्जा से शौकत अजीज सिद्दीकी बदकिस्मती से रिटायरमेंट की उम्र को पहुंच गए हैं,
इसलिए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को अब बहाल नहीं किया जा सकता। फैसले में लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत सिद्दीकी को फेयर ट्रायल का मौका फराहम नहीं किया और ना ही शौकत अजीज सिद्दीकी को फेस टू फेस इल्जाम साबित करने का मौका फराहम किया गया। फैसले के मुताबिक आइन का आर्टिकल 209(5) भी इल्जाम की इंक्वायरी की बात करता है और आर्टिकल 209(6) जिसके तहत आला अदलिया के जज को ओहदे से हटाया जा सकता है, वो शुरू ही इस बात से होता है कि अगर इंक्वायरी में जज मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार पाए तो ओहदे से बरतरफ किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने बरतरफ करते हुए जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस फराहम नहीं किया था। फैसले में कहा गया है कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने जनरल फैज हमीद और दीगर एहलकारों पर अदलिया बिलखसूस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और एहतसाब अदालत के हसास मुकदमात में मुदाखलत के इल्जाम आयद किए और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज के मुकदमात का फैसला खास अंदाज में करने के इल्जाम भी आयद किए गए थे। लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इन इल्जाम की इंक्वायरी के बजाय इल्जाम को बेबुनियाद और मनगढ़ंत करार देकर कार्रवाई की सिफारिश कर दी थी। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के जनरल फैज हमीद पर इस इल्जाम के हवाले से कोई ऑर्डर तो जारी नहीं किया, ना कोई हिदायत जारी की है, बल्कि सिर्फ ये लिखा है कि इल्जाम की तहकीकात होनी चाहिए थी। फैसले में मजीद लिखा गया है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इल्जाम की इंक्वायरी करने के बजाय फर्ज किया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इल्जाम गलत हैं और मफरूजे की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शौकत अजीज सिद्दीकी को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दे दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर लाजिम था कि वो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इल्जाम साबित करने का मौका फराहम करती। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मज़ार अली अकबर नकवी की बरतरफी की सिफारिश से भी मुवाजना किया और लिखा कि मज़ार अली अकबर नकवी का फैसला शहादतों की बुनियाद पर किया गया है। फैसले के मुताबिक मज़ार अली अकबर नकवी के केस में 14 शहादतें रिकॉर्ड की गई। गवाहों ने मुतअद्दिद दस्तावेजी शहादतें पेश की और गवाहों पर जिरा का मौका भी फराहम किया गया। जबकि शौकत अजीज सिद्दीकी के फैसले के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने लिखा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने नहीं बताया कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी कोड ऑफ कंडक्ट के किस शिक के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हुए हैं। अहम बात यह है कि 11 अक्टूबर 2018 को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को 21 जुलाई 2018 की एक पब्लिक स्पीच के दौरान आला अदलिया और रियासती इदारों पर संगीन इल्जाम लगाने की बुनियाद पर मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार देते हुए ओहदे से हटाने की सिफारिश की थी। इस बरतरफी के खिलाफ जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने 26 अक्टूबर 2018 को अपील दायर की, जिससे एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया गया था। अपील मुस्तरद होने के खिलाफ मार्च 2019 में जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने एक और आईनी दरख्वास्त दायर की, जिस पर जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में बेंच ने 13 समातें करके मामला मुलतवी कर दिया। जिसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा के चीफ जस्टिस बनने के बाद दिसंबर 2023 में इन अपीलों पर समाअत शुरू हुई और अदालत ने 23 जनवरी 2024 को इस केस का फैसला महफूज किया। आगे बढ़ते हैं और एक और अहम खबर शामिल करते हैं। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वकला की मुलाकात मुकदमे की समाअत हुई, जिसमें सुप्रिंटेंडेंट अदलिया जेल ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ऑनलाइन मुलाकात करवाने से इनकार कर दिया। अदालत में जेल सुप्रिंटेंडेंट ने मौक़िफ़ अपनाया कि जेल रूल्स में ऑनलाइन मुलाकात की इजाज़त नहीं, इसलिए मुलाकात नहीं करवा सकते, जिस पर जस्टिस एजाज एहसाक ने रिमार्क्स दिए कि मीडिया में था कि वज़ीर आला पंजाब ने कोट लखपत जेल में ऑनलाइन मुलाकातों का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने तो फखरिया कहा कि पूरे एशिया की पहली जेल है जहां ये सहूलत दे रहे हैं। अगर जेल रूल्स में इजाज़त नहीं तो कोट लखपत जेल में गैर कानूनी काम कैसे शुरू हो गया। इस मौके पर अदालत ने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि अदालती हुक्म पर अमल नहीं किया जा सकता, इसके लिए तरमीम की ज़रूरत है, जिस पर स्टेट काउंसिल ने अदालत से जवाब के लिए मजीद मोहलत मांगी। समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए कि एक ही हुकूमत ने एक जेल में तरमीम किए बगैर ऑनलाइन मीटिंग से मना किया, जबकि दूसरी जेल में खुद फखरिया वही काम किया। जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील शेर अफजल मरवत ने कहा कि कोट लखपत जेल में फखरिया ऑनलाइन मुलाकात का ऐलान किया, लेकिन यहाँ अदालत से छुपन छुपाई खेल रहे हैं। शेर अफजल मरवत ने बताया कि हमें अडियाला जेल से 1.5 किलोमीटर पहले रोक कर पैदल भेजा जाता है। इस एतराज़ पर जस्टिस सरदार एजाज एहसाक ने अहम और हैरानकुन रिमार्क्स दिए कि हम लोग भी यहाँ बैठ कर ड्रामा ही कर रहे हैं। सबको पता है कि ये सब क्या हो रहा है। जहाँ से जेल हुकाम को ऑर्डर आ रहे हैं वहाँ से ऑर्डर आना बंद हो जाए तो ये सब खत्म हो जाएगा। मुल्क में 200 सीनियर सिविल अफसर गैर कानूनी हुक्म मानने से इनकार कर दें तो निज़ाम ठीक हो जाएगा। 200 अफसर एक साथ ये कर लें तो ये सिलसिला रुक जाएगा। अदालत ने मजीद कहा कि एक जगह लिखा हुआ कागज़ है और दूसरी जगह उसके सर पर बंदूक, दूसरी तरफ उसके घर वालों और उसके कैरियर को खतरा है। जब तक 2-300 एक नजरिए के लिए कुर्बानी नहीं देंगे ये ऐसे ही रहेगा। हम क्यों यहाँ बैठकर दिखावा कर रहे हैं। उसके बाद अदालत ने मुकदमे की समाअत 29 मार्च तक मुलतवी कर दी।